So our today's lecture is lecture number 15 and today's our topic is not specific. कोई भी हमारा टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमने आज जो चीज़ें करनी हैं वो इम्पोर्टेंट सारे एस्पेक्ट्स को देखना है जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये मैंने एक इंस्टीट्यूट है रीड राइट, उनकी जो है बेसिकली उनकी एक बड़ी अच्छी कोशिश थी कि वो इसको एक कंसाइजली वन लाइनर बना रहे थे। वो चीज़ें मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं। एक मैंने कहा कि लास्ट लेक्चर में आपको कलेक्टिवली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वन लाइनर जो हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक जो हैं वो बता दीजिए। सो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट इन पाकिस्तान। फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास है लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट, के दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट चीज़ें हैं पाकिस्तान में, सॉरी लॉन्गेस्ट हैं, टॉलेस्ट हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे हैं तो हम वो चीज़ें देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो PIA लार्जेस्ट एयरलाइन है। एयरपोर्ट्स की बात की जाए कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है तो कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है। इस तरह बैंक की अगर बात की जाए दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल बैंक जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, हबीब बैंक लिमिटेड विद 194.6 बिलियन डिपॉजिट्स। अगर बैराजेस की बात की जाए सखर बैराज लार्जेस्ट बैराज है। सिटी कराची है, लार्जेस्ट सिटी है, इसकी पॉपुलेशन जो है 9.9 मिलियन। कैनाल की अगर बात की जाए तो लॉयड बैरेज कैनाल जो है ये लार्जेस्ट कैनाल है। इसी तरह सारी चीजें जो हैं ये गिवन हैं जो लार्जेस्ट हैं। अब आपको करनी कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको करनी है। सो अगर आप जो एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं एंड बैराज, सिटी, कैनाल, जो फर्स्टली और देन डैम, जो चीजें मैंने डिस्क्राइब की हैं। डैम जो है तरबेला डैम, इसका वॉल्यूम था 148 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। एंड देन डेजर्ट थर्ड जो सिंध में मौजूद है। सो दिस इज द बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी अगर आप ना भी करें तो कोई बात। देन नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट पे अगर आप देखें, आर्टिफिशियल लेक किंझर लेक है, सिंध में मौजूद है, और नेचुरल लेक जो लार्जेस्ट है वो मंछार लेक है जो सिंध के एक सिटी दद्दू में मौजूद है। देन लाइब्रेरीज की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस लाइब्रेरी लाहौर ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। देन आप आ जाए मास्क पे तो शाह फैसल मास्क जो है इस्लामाबाद में ये लार्जेस्ट मॉस्क है। एंड मोटरवे आपको पता है कुछ M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इस तरह करके मुख्तलिफ रूट्स हैं मोटरवेज के। तो जो M2 मोटरवे है जो लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे है ये लार्जेस्ट मोटरवे है पाकिस्तान में, इसका डिस्टेंस काफी है। देन द रेलवे स्टेशन पे अगर आप आ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन लाहौर, इट इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। देन इंडस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। देन पंजाब यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीजें जो मैंने आपको अभी बोली हैं ये आपने साथ साथ टिक भी कर लेनी है, नोट भी कर लेनी है कि ये चीजें आपने अच्छे से करनी है। बाकी भी चीजें अच्छी हैं बट मेन फोकस आपका इन पे होना चाहिए। उसके बाद कोस्ट की बात आ जाती है। बलूचिस्तान का कोस्ट 771 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड देन आपने जो रेलवे ट्रैक है कराची टू लांडी पोर्टल, ये जो है आपने रेलवे ट्रैक याद रखना है। एंड टनल, रेलवे टनल है खोजक बलूचिस्तान में है, 2.43 माइल्स इसकी लेंथ है, तो ये भी आपने याद रखना है। देन उसके बाद रोड्स की टनल की बात आ जाती है। लोवारी इट्स 5 माइल्स एंड वाटर टनल जो है वर्सक डैम में है जो है 3.5 माइल्स। देन उसके बाद अगर टॉलेस्ट इन पाकिस्तान की बात करें, टॉलेस्ट चीजें जो हैं वो मीनार पाकिस्तान, टावर के लिहाज से टावर्स जो हैं उनमें से टॉलेस्ट जो है वो मीनार पाकिस्तान है।
इसकी हाइट भी गिवन है, लेकिन आपको हाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि टालेस्ट कौन सी चीज है। माउंटेन पास, इसका पता होना चाहिए। मुश्ताक पास, माउंटेन पीक K2 कराक्रम जिसको हम कहते हैं, तो ये माउंटेन पीक भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान में हाईएस्ट है K2 और दुनिया में सेकंड नंबर पे है। उसके बाद ये माउंटेन पासेस आ जाते हैं। पाकिस्तान के माउंटेन पासेस होते हैं कि जो माउंटेन्स के अंदर से रास्ते होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज को, उनको माउंटेन पासेस कहते हैं। तो आपको इनके अगर नाम ना भी पता हो तो टोटल नंबर ऑफ पासेस आपको पता होना चाहिए कितने पासेस हैं माउंटेन पासेस। देन कम्स ऑफ फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। ये कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो बेसिकली फॉरेन पीपल्स के अंडर काम करते हैं लेकिन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप ABN एमरो बैंक है, अलबरका इस्लामिक बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ सीलॉन, सिटी बैंक। तो ये भी सारी इनकी आपको नाम करने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर आपको पता होना चाहिए कि कितने बैंक्स हैं जो फॉरेन हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। देन मेटालिक मिनरल्स इन पाकिस्तान, जो मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स हैं बेसिकली, वो कौन कौन से हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको इनका ज्यादा आगे एक्सप्लेनेटरी करने की जरूरत नहीं है कि किस किस जगह पे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एलम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर, लेड, मैग्नीसाइट, मैंगानीज एंड सिल्वर। तो ये आपको मेटालिक मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए कि दैट आर द मेटालिक मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, मिनरल्स कंटेनिंग मेटल, तो आपको ये चीज मस्त पता होनी चाहिए। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, इसी तरह इनके भी नाम, एस्बेस्टॉस, कैल्साइट, चाइना क्ले, कोल, डोलोमाइट। आगे सिटीज का आपको बेशक अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिटीज की कोई जरूरत नहीं। फ्लोराइड, ग्लास सैंड, ग्रेफाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, नेचुरल गैस, प्रेशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, salt, silica and sulfur. So these are the non-metallic minerals. Then comes the national holidays, जो कौमी छुट्टियां होती हैं जो पूरे पाकिस्तान में होती हैं लागू। अब उनमें फर्स्ट है पाकिस्तान रिपब्लिक डे, जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, करारदाद लाहौर भी उसको कहते हैं, 23 मार्च। लेबर डे, मजदूरों का जो दिन है, इस पर छुट्टी कई दफा होती है कई दफा नहीं होती, लेकिन मोस्टली होती है 1 मई। बैंक हॉलीडे 1 जुलाई। आपको ये पता होगा कि बैंकिंग के जो बेसिकली ईयर्स होते हैं वो जून टू जून होते हैं। फिस्कल ईयर हमारा जो है माली साल वो जून टू जून होता है। तो बैंक हॉलीडे होती है, बैंक्स में 1 जुलाई को छुट्टी होती है। देन इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त जो है उसकी छुट्टी होती है। डिफेंस डे सितंबर में, जो 6 सितंबर को होता है डिफेंस डे, जिसमें हमने 1965 की वार की मुनासबत से जो मनाया जाता है कि हमने अपना डिफेंस किया था उसमें। एंड देन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आजम 11 सितंबर। देन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल, ये अब खत्म हो गई है 9 नवंबर की छुट्टी। एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आजम 25 दिसंबर, तो इसको भी छुट्टी मनाई जाती है। तो कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी जो अल्लामा इकबाल की है, ये दोनों छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, बट दे आर कंसिडर्ड। उसके बाद प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जो खबरें छापते हैं ना प्रेस, वो कौन कौन से हैं? APNS ऑल पाकिस्तान न्यूज एजेंसी, PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एपनेक ऑल पाकिस्तान न्यूज एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन, NECP न्यूज़पेपर्स एडिटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो दीज आर द प्रेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर न्यूज एजेंसीज होती हैं कुछ जो बेसिकली खबरों से रिलेटेड ये भी होते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रेस एंड न्यूज। APP जिसको कहते हैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, INP इंडिपेंडेंट न्यूज ऑफ पाकिस्तान, IPS इस्लामाबाद प्रेस सर्विस, एंड देन PPJ
पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। सो दीज आर द न्यूज एजेंसीज। आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और न्यूज एजेंसीज कितनी हैं। ये बेसिकली न्यूज एजेंसीज जो हैं ये बराह रास्त खबरें देती हैं। प्रेस ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये होता है कि किसी एक प्रेस के अगर एम्प्लॉयज हैं तो उन्होंने आप मिल के जो है उन्होंने एक अपनी ताकत के लिए, अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। देन कम्स द मोर इंफॉर्मेशन। ये आपने देख लेना एक दफा, इसको आपने एक दफा रीड आउट कर लेना है, बट नॉट दैट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आते हैं हम कि पाकिस्तान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। देन कम्स, अब आप देखें कि पार्टीशन से पहले और 1857 की इंडिपेंडेंस की वार से भी पहले जब मुसलमानों का दौर था बरसगीर पाको हिंद में, तो महमूद गजनवी वो उनकी 977 टू 1030 ये एक मुस्लिम रूलर थे ऑफ गजनी who gained fame by raiding India on 17 times from 1000 to 1027. On each occasion, he defeated Hindu kings and returned to Ghazni with enormous wealth. He is a person who brings Islam in the subcontinent by capturing the सोमनाथ। सोमनाथ कौन था? हिंदुओं का लीडर था। तो आपको महमूद गजनवी के बारे में ये पता होना चाहिए कि वे फर्स्ट पर्सन हैं जो इस्लाम लाए सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और कितनी दफा रेड किया इंडिया पे? 17 टाइम्स फ्रॉम 1000 टू 1027। देन कम शेख अहमद सिरहंदी। ये क्या थे? ये एक मुस्लिम सेंट थे, स्कॉलर थे। who flourished during the reign of अकबर एंड जहांगीर। जो अकबर और जहांगीर के रेन में के दौर में इन्होंने फ्लॉरिश किया, ग्रो किया। he differed with atheistic view of Sheikh Mubarak and his sons Faizi and Abul Fazl Jahangir imprisoned him for his religious activities but released him shortly afterwards। तो इनको बेसिकली जो है इन्होंने दूसरों के व्यूज से इख्तलाफ किया और इस वजह से इनको जेल भी काटनी पड़ी। शेख अहमद सिरहंदी प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ वहादतुल शहूद। एक चीज होती है, दो बेसिकली थॉट्स हैं इस्लाम में, स्कूल ऑफ थॉट्स दो हैं, एक है वहादतुल शहूद, एक है वहादतुल वजूद। तो बेसिकली ये किसके मानने वाले थे? वहादतुल शहूद के मानने वाले थे। तो इन्होंने जो है वी सक्सेसफुली काउंटेड द बख्ती फिलासफी ऑफ वहादतुल वजूद। तो इन्होंने मुकाबला किया किसका? फिलासफी का। किस फिलासफी का? वहादतुल वजूद की फिलासफी का। देन इब्राहिम लोदी 1517 टू 26। तो ये लास्ट लोदी सुल्तान थे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लास्ट लोदी सुल्तान कौन से थे? दिल्ली के इब्राहिम लोदी। और इनको डिफीट किसने दी? बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। पानीपत की पहली जो लड़ाई थी उसमें। देन मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। इब्राहिम लोदी जब जाता है, लोदी डायनेस्टी खत्म होती है तो मुगल एम्पायर आता है जो जहीरुद्दीन बाबर लेकर आते हैं। देन कम्स जहीरुद्दीन बाबर। फिर अब मुगल एम्पायर है तो इसमें ये रूलर्स हैं, इनके नाम लिखे हैं। जहीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के दौर में बेसिकली डाउनफॉल आया मुसलमानों का, और 1857 की वार भी बहादुर शाह जफर के दौर में हुई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको मार दिया गया था। इनको बड़ी सऊबतें, बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, इनकी फैमिली को भी, ठीक है। तो इसकी काजिज क्या थी? डाउनफॉल क्यों आया? कि एक तो इन्होंने रिलीजियस बिलीव्स को इग्नोर कर दिया था, इनमें सॉलिडेरिटी नहीं थी, इकट्ठापन नहीं था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सेंट्रलाइज, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे सेंट्रलाइज थे, मतलब हर फैसला उनका ही होता था, कोई उनसे इख्तिलाफ राय नहीं कर सकता था। देन नो लॉ ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक जो है शख्स, उसके जाने के बाद कोई नेक्स्ट आए
मतलब इस तरह करके कोई बात तय हो, कोई लॉ हो कि इस लॉ के तहत इस टाइम तक ये बंदा रहेगा, उसके बाद ये आएगा। इस वजह से भी करेक्टर की वीकनेस की वजह से, वीकनेस ऑफ द करेक्टर, एजुकेशनल डेक्लाइन, एजुकेशन भी नहीं थी, न्यू इनोवेशंस भी नहीं थी, न्यू रिसर्चेस भी नहीं थी, मिलिट्री वीकनेस, मिलिट्री भी इसी वजह से वीक थी, और नेवल फोर्स नहीं थी। नेवल फोर्स वो होती है जो हमारे जो वाटर बॉडीज होती हैं, सीज होते हैं, उनको देखती है। ब्रिटिश रूल जो है एस्टेब्लिश हुआ, ये किस तरह एस्टेब्लिश हुआ ये आपको मैंने खैर पहले भी बताया है कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 एडी में सब कॉन्टिनेंट। वो बेसिकली आए थे तिजारत करने। उनका पर्पस क्या था? उन्होंने कहा कि हम आए हैं तिजारत करने, बट अंडरग्राउंड देयर पर्पस वाज समवट डिफरेंट। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे कॉलोनियलिस्ट आते गए, यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, ठीक है, वो आबाद होते गए। इस तरह उन्होंने अपना कंट्रोल में ले लिया सारा सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो 1857 में इन्होंने जंग आजादी लड़ी मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलके, ताकि इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके, बट इट कुड नॉट बिकम पॉसिबल। फिर ये कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जिहाद मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट जो है सर अहमद बरेलवी और उसके उनके दोस्तों ने स्टार्ट की इन द हाफ ऑफ 19th century. The movement aimed at taking back control of India from the British, and sixth jihad movement met some success in early stage when the Mujahideen defeated Sikh army and captured Peshawar. तो जिहाद मूवमेंट बेसिकली इसलिए स्टार्ट की गई कि हम अपना बरसगीर जो है वापस लें। सिक्स जो कुछ सिक्स कम्युनिटी कुछ ना कुछ हासिल कर चुकी थी, वहां पे रोब दबदबा, पंजाब के भी मोस्टली रीजन में सिख थे, और आज भी जो इंडिया का पंजाब है वो भी मोस्टली सिक्स के पास है। तो बेसिकली जिहाद मूवमेंट इन ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ और सिक्स के खिलाफ था। फिर टू नेशन थ्योरी आई। टू नेशन थ्योरी में ये था कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। ये सोशली भी डिफर करते हैं, ये रिलीजियसली भी डिफर करते हैं, ये कल्चरली भी डिफर करते हैं, ये हर लिहाज से क्या करते हैं, दूसरों से डिफर करते हैं। अल्लामा इकबाल के व्यू में क्या था, मैंने आपको पहले भी शायद पढ़ा दिया है, आप इसको दोबारा रीड कर लेना कि इंडिया इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, speaking different languages and professing different religions. Even the Hindus do not form a homogeneous group. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of Muslim India within India is therefore perfectly justified. तो बेसिकली इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के जो और बिलीव्स हैं, जो बाकी कौमों के बिलीफ्स हैं, ये पार्टिकुलरली डिफरेंट हैं, तो इस तरह हम इकट्ठे नहीं रह सकते। देन कायदे आजम ने भी यही बात कही। फिर उसके बाद एक हिंदी उर्दू तनाजा स्टार्ट हुआ 1867 में। ये बनारस में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, और हिंदू ये चाहते थे कि हम उर्दू को रिप्लेस करें, हिंदी को कोर्ट लैंग्वेज डिक्लेयर करवाएं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करवाएं। लेकिन मुसलमान इसके खिलाफ थे। मुसलमान कहते थे कि उर्दू ही एज अ लैंग्वेज जो है वो रहेगी। उसके बाद जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, तो खैर आपको 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पता है, इसको आपने रीड कर लेना है दोबारा। देवबंद मूवमेंट एक स्टार्ट हुई थी, ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट थी ऑफ इंडियन इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये स्टार्ट की थी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोवाथवी और 1866 में। और इनकी बेसिकली एम क्या था कि इट एम्ड एट एजुकेटिंग द मुस्लिम इन प्योरली रिलीजियस सब्जेक्ट्स बाय कीपिंग इंग्लिश आउट ऑफ इट्स सिलेबस। तो इनका यह था कि इंग्लिश को सिलेबस में नहीं लाना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हम नहीं मानते, उनका ये अपना एक बिलीफ था। फिर उसके बाद उलेमाज के 22 पॉइंट्स आए। वो कब आए? बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनने के बाद आए, 21 to 24 जनवरी 1951। बेसिकली पाकिस्तान के बनने के बाद उलेमा के 22 पॉइंट है। अच्छा, ये अब बेसिकली पॉइंट्स क्यों आए थे? क्योंकि कुछ मजहब की वजह से कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कुछ जो हिंदूज थे वो जो भारत में मुसलमान थे उन पे मुजालिम ढहा रहे थे। तो इधर भी इस तरह ही एक तनाज़ा शुरू हो गया कि इन्होंने भी हिंदुओं पे कुछ जोर जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दी।
और उलमास ने कुछ पॉइंट्स जो हैं अपना एजेंडा रखा सामने कि क्या क्या होना चाहिए। उनमें क्या क्या था कि बाउंड्रीज की डिमार्केशन होनी चाहिए, कि इंडिया और पाकिस्तान में डिमार्केशन होनी चाहिए कि कौन सा इलाका इंडिया के पास है और कौन सा इलाका पाकिस्तान के पास है। कांग्रेस का रिएक्शन, uprooting of Muslims in Punjab, refugees problem and their resettlement, division of armed forces and military assets, division of financial assets, canal water dispute, accession of princely states। मतलब ये सारे जो मुश्किलात थी उनको हल किया जाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स एंड डेथ ऑफ क्वाइटिज्म। तो ये सारी जो चीजें थी ये इस तरह एक सीक्वेंस होके चलती रही। तो उलमास के 22 पॉइंट्स जो थे वो मैं आपको बता दिए कि वो किस पे बेस करते थे। अब उसके बाद मुजीबुर रहमान का एक 6 पॉइंट्स का एजेंडा था, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो वो चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया जाए। एक सेपरेट जो है बंगालीज के लिए या तो ये है कि इनको सेपरेट किया जाए या बंगाली को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दी जाए, इस तरह करके उनके सारे मुतालबात माने जाएं। फिर लियाकत नेहरू पैक्ट है, ये कब होता है? 8 अप्रैल 1950। ये भी क्यों हुआ था मैंने आपको बताया पहले। शिमला अकॉर्ड 1971 में, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद लैंग्वेजेस, इनको भी हम देख चुके हैं कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। आपको मैंने बताया था शायद लास्ट लेक्चर्स में कि पंजाबी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द पाकिस्तान। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज 12% थी, उसके बाद सराइकी 10% थी, उर्दू 8% थी। इस तरह करके मैंने आपको परसेंटेजेस के साथ ये बताया था। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक माशी सूरत हाल पे पाकिस्तान जो के बनने के बाद। पहला 5 साल माशी मंसूबा था, स्टार्ट हुआ 1955 से 60 तक। इसी तरह सेकंड 60 से 65, थर्ड 65 से 70, फोर्थ 70 से 75, फिफ्थ जो है ये स्टार्ट हुआ 78 में और एंड होता है 83 में। सिक्स 83 टू 88, सेवंथ 88 टू 93, एट्थ 93 टू 98, नाइन्थ जो है 98 टू 2003। अब ये इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता था, 5 ईयर प्लान क्या होता था, किस पे बेस करता था? बेस करता था कि हमने 5 सालों में, इन 5 सालों में कितनी माशी हदफ हमने हासिल करने हैं ताकि हम एक प्रॉस्पेरस मुल्क बन सके, ताकि हम एक अपनी कंट्री को प्रॉस्पेरस बना सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब में कौन से हैं, सिंध में कौन से हैं, NWFP में कौन से हैं। आपने ज्यादा पंजाब पे फोकस करना है कि पंजाब में कौन कौन से हैं, बाकियों को इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब पोस्ट पार्टीशन की इवेंट्स जो हैं, क्या क्या होता रहा पाकिस्तान में बनने के बाद। एक वन लाइनर अगर हम देखें तो नेशनल एंथम जो है, कौमी तराना जो है, वो कब जो है प्ले किया गया? 1954 में 13 अगस्त। उसके बाद इंडो पाकिस्तान की डिवीजन 3 जून 1947 को। इनमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगवाता जाता हूं, आप नोट करते जाए। नेशनल एंथम वेरी इंपॉर्टेंट, देन प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडो पाक, देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट इट्स बर्थ 32 million, and then the first head of the state to visit Pakistan 1947 was Amir of Kuwait, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने विजिट किया था वो किसका था? इंडोनेशिया का था। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन कम्स द आफ्टर कायदे आजम चौधरी खलीकुज्जमान प्रेसिडेंट बने थे, ये मुस्लिम लीग के। उसके बाद जो है unanimously elected Qaid as president of the Pakistan First Constituent Assembly on 11th August 1947। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इसमें से आपने जो करना है कि लास्ट पे अगर आप देखेंगे सेकंड लास्ट लाइन, पाकिस्तान अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ UNO। पाकिस्तान ने अप्लाई किया था 16 अगस्त 1947 को, लेकिन अप्रूव कब हुई थी? 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान मेंबर बना था। और उसके बाद
आपने इसके अलावा जो है एक आप देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1947, उसका नाम था लॉर्ड लिस्टोवेल, एंड वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 47 लॉर्ड वेवल। माउंट बैटन जो था वो कब आया था? May 22, 1947 को। ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स द उसके बाद आपने जो करना है, व्हेन डिड पाकिस्तान असेंबली पास द रेजोल्यूशन फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ वेस्ट पंजाब टू पंजाब, के वेस्ट पंजाब से पंजाब का नाम जो चेंजिंग होनी है, क्योंकि ये पंजाब डिवाइडेड है तो इसको वेस्ट पंजाब कहा जाता था, तो इसको पंजाब में इसके नाम में तब्दील किया गया ऑन 7 जनवरी 1948। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो है आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट लाइन देखें कि 79 मेंबर्स इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की, उसके कितने मेंबर थे? 79। पहले ये 69 थे, लेकिन बाद में 10 मेंबर्स को ऐड किया गया और ये हो गए 79। देन कम्स द कि when did कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टेक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? 15 अगस्त 1947। और किसने ओथ लिया मोहम्मद अली जिन्ना का? ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अब्दुल रशीद। और लियाकत अली खान का ओथ किसने लिया एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। और कहाँ पे ये ओथ हुआ था? ओथ सेरेमनी दैट वाज हेल्ड इन कराची। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देन फ्राइडे वाज डिक्लेयर्ड हाफ वर्किंग डे। लास्ट लाइन देखें, 22 अगस्त 1947 को आधी छुट्टी का ऐलान किया गया था। उसके बाद आप ये देखें, आपने देखना है हु वाज द फर्स्ट यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान। उसका नाम क्या था? पहला जो एम्बेसडर था यूएस का पाकिस्तान में, हिज नेम वाज पॉल एच एलिंग। इसने चार्ज अज्यूम किया 23 सितंबर 1947 को। और उसके बाद व्हेन वाज कराची लिंक्ड बाय एयर विद ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स? 6 अक्टूबर 1947 को इसको लिंक किया गया था तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स के साथ बाय एयर। देन कम्स, आपको मैंने आगे भी बताया कि 69 मेंबर्स थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन 10 ऐड हुए। ये इसमें बात लिखी हुई है। और आप ने ये करना है, लास्ट पे आप लाइंस 3 लाइंस देखें। कायद आज़म एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 अगस्त 1947, पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले, क्योंकि ये सारी चीजें तय हो चुकी थी। उसके बाद पहली कैबिनेट जो पाकिस्तान में बनी, कब बनी? 15 अगस्त 1947 को। और पहली कैबिनेट के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो 7 मेंबर्स थे। उसके बाद आपने के ये करना है ऑन 24 अक्टूबर। लास्ट पे देखें जो है थर्ड लास्ट लाइन, ऑन 24 अक्टूबर 1954 the constituent assembly was dissolved by the governor general of Pakistan गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद ने ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। मेंबर कब बना पाकिस्तान यूएनओ का? 30 सितंबर 1947। और नाम का ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 1979 में। और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान मेंबर कब बना? 1950 में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स, इंडिया में लियाकत अली खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर कब विजिट किया? दैट वाज अप्रैल 1950। ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद आप देखें थोड़ा सा नीचे, उर्दू मेड नेशनल लैंग्वेज कब बनी? 25 फेब 1948। उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये 80 मेंबर्स पे कंसिस्ट करती थी, दूसरी जो असेंबली थी। उसके बाद आपने
कायद आजम की डेथ जो है उसको देखना है कब हुई, 11 सितंबर 1948 को ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। देन कम्स द के फ्यूनरल प्रेयर ऑफ द कायद आजम किसने पढ़ाई, शबीर अहमद उस्मानी। कायद आजम का सक्सेसर कौन था, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ख्वाजा नाजमुद्दीन। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो उसने क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, फ्रेम करना था। और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश की, सितंबर 1950 में। लियाकत अली खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर कब विजिट किया, यूएसए का, इन 1951, और ये 3 वीक्स का विजिट था। सो नेक्स्ट चलें कि पॉपुलेशन सेंसस, अगर मिड में देखेंगे पेज के जो आपकी मर्दमशुमारी है वो कब कब हो चुकी है, 51 में, 61 में, 72, 81, 98, उसके बाद भी हो चुकी है, 2017 में भी हुई है, 13 में भी हुई है, और अब दोबारा होने वाली है। ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट लाइन देखें, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर, 1947 में मुस्लिम पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज थी कश्मीर में, 78%। देन कम्स लियाकत नेहरू पैक्ट, अप्रैल 1951। देन कम्स 22 पॉइंट्स ऑफ उलेमा, ये कब हुए, 24 जनवरी 1951 बाय 31 उलेमास। ये मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में बना, और फर्स्ट पोर्टल स्टैंप जो है वो 1948 में इशू हुई। देन कम्स द, आपने जैसे इसको जो है करते जाना है पॉइंट आउट, में आपको जैसे जैसे बता रहा हूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, 1955 में स्टार्ट हुआ था। और नेशनल एंथम के बारे में बता दिया है। सेंटो के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान ने कब सेंटो ज्वाइन किया, 23 सितंबर 1955 को। जो बगदाद पैक्ट था, बेसिकली पहले वो बगदाद पैक्ट था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट लाइन देखें, पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। सीटो का कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने सितंबर 1954 में। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगा, सेकंड मार्शल लॉ कब लगा, थर्ड मार्शल लॉ कब लगा, किसने लगाया, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये आपको दोबारा आपने देख लेना है और पता होना चाहिए आपको। और 1965 की वार कब से कब तक रही, ये भी आपको 6 to 22 सितंबर 1965 पता होना चाहिए। और देन लास्ट पे देखें ताशकंद डिक्लेरेशन, ये भी पढ़ा चुका हूं, अयूब खान और शास्त्री ने 1966 में 3 जनवरी को इन्होंने किया था, कि बेसिकली कैदी रिहा करने थे दोनों कंट्रीज ने अपने। देन इज द, आप अगर इस स्लाइड में देखें, LFO, इसको प्रोमलगेट किया गया ऑन 30th, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स को कहते हैं, 30 मार्च 1970 बाय याह्या खान। इसके अलावा आपने इसमें से सेकंड लास्ट लाइन देखें, प्राइम मिनिस्टर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। और जो पहले जनरल इलेक्शन अंडर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए वो 1977 में हुए। बैंक्स की नेशनलाइजेशन जो है 1974 में हुई, और बैंक्स की डी नेशनलाइजेशन जो है वो 1991 में हुई। नेशनलाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेशनलाइज होता है कि गवर्नमेंट अपनी तहवील में सारे बैंक ले ले, उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन को या प्राइवेटाइजेशन को ये होता है कि किसी प्राइवेट ओनरशिप में कोई बैंक दे दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं डी नेशनलाइजेशन। उसके बाद फर्स्ट बायोगैस प्लांट 1974 में एस्टेब्लिश हुआ। देन ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 में प्रोमलगेट हुआ। वफाकी मोतसिब जो है 1983 में क्रिएट हुई। और 8th अमेंडमेंट 1985 जिया की डेथ के बारे में और गुलाम इसहाक खान के प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट लाइंस पे लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा।
ओजडी कैंप डिजास्टर वगैरह, ये सारा कुछ। उसके बाद डेज गिवन हैं, डिफेंस डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, कश्मीर डे, और फ्राइडे को छुट्टी कब डिक्लेयर किया गया, फुल छुट्टी, और एरोडा पेरोडा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं और आपको ये डेज के बारे में पता होना चाहिए कि आपने जस्ट इस पे कोई समझने वाली बात नहीं है कि आपको जस्ट एक दफा देखने हैं। उसके बाद सेनेटर की एज कितनी है चाहिए, 30, प्राइम मिनिस्टर की एज 35, ट्राइबल एरियाज कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। और सीटों से पाकिस्तान ने कब विड्रू किया, 1973 में, और सेंटो पाकिस्तान ने कब छोड़ी, मार्च 1979। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाँ जी, ये चीजें थी बेसिकली जो आपने ज्यादा करनी है, बट ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस पे आपने इन सब चीजों को देख लेना है। लेकिन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है ये मस्ट करनी है, ये नहीं कि सिर्फ यही करनी है, बट आपके लिए ये बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था अगर आपने इसको देखा है। और जो चीजें मैंने आपको लगवाई हैं, पॉइंट आउट करवाई हैं, आपको ये मस्ट पता होनी चाहिए।